प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद डिस्कशन प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। टर्शरी स्ट्रक्चर तक हम लोगों ने पहचाना कि एक पॉलीपेप्टाइड को जब आप फोल्ड करेंगे, सिस्टम फोल्ड करेगा बॉडी का, तो पहले सेकेंडरी बनाएगा, मतलब अल्फा हेलिक्स बीटा शीट जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। उसको फर्दर अलग अलग एंगल्स पर फोल्ड करके वर्किंग फॉर्म में बनाएगा, फंक्शनल फॉर्म में लाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। एक अकेले पॉलीपेप्टाइड के लिए टर्शरी ही फाइनल है, लेकिन यदि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में एसोसिएट हो तब यह कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यही मीनिंग लिखा है, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसी से क्या बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब ये आपको अपने सामने होते हुए देखना है कि दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड को मैं कैसे एसोसिएट होते हुए दिखाता हूं, ऑब्जर्व करना है। एक तो हमने पहले अंडरस्टैंड किया, वैसा ही स्ट्रक्चर लूंगा। एक हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक पॉलीपेप्टाइड ने फोल्ड होकर उसका कुछ भाग अल्फा हेलिक्स और कुछ भाग बीटा शीट था और फिर अल्फा हेलिक्स, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही घूमती हुई गई है। वापस आइए इधर, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अकेले का है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब मैं यदि इसके साथ कोई अन्य पॉलीपेप्टाइड एसोसिएट करूं तो क्वाटरनरी बन जाएगा। यहां से ध्यान देना है, दूसरे कलर से दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएट कर रहा हूं, देखना कैसे। ये बीटा शीट बनाते हुए इधर एसोसिएट कर दिया। आप कहेंगे एसोसिएट कहां कर दिया, ये तो दूर दूर घूम रहा है। नहीं, दूर दूर नहीं घूम रहा है, इनके बीच में बॉन्ड्स आ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं आराम से इन शीट्स के बीच में। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर यहां बन गए दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, ये पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 1 थी, ये चेन नंबर 2 है, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इससे ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, यही क्या कहला रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, एक बड़ा प्रोटीन बनाने के लिए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी यूज हो सकती है। बिल्कुल आपके सामने ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि एक बड़ा प्रोटीन बनाने के लिए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी उपयोग हो सकती है। अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने में किसका रोल है, वही पुरानी कहानी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके सामने बनाए, पुराने वाले नहीं बनाए। पहले भी समझाया, गड़बड़ नहीं करनी है। क्या यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, पक्का होंगे इसके अंदर भी। अब वो दोबारा नहीं बनाए, एक बार अल्फा हेलिक्स में समझा चुका हूँ, वरना इतनी घिचपिच हो जाएगी कुछ समझ में नहीं आएगा। आयनिक बॉन्ड्स पहले ही समझा दिया है टर्शरी में ही। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पूरा डिटेल दे चुका हूँ। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये अभी भी जिंदाबाद रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो चीज पहले डेवलप हो गई वो तो रहेगी ना। इट मीन्स यहाँ पर ये सब इसको स्टेबिलिटी देने में, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। इनमें से मैंने एक आसान वाला एग्जांपल क्लियर लिया जो यहाँ एसोसिएट करके दिखाया, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। ये तैयार हो गया क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर इसमें से एक अकेले को देखोगे आप, तो ये इसका अपना टर्शरी है, ये इसका अपना टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसके साथ कोई और पॉलीपेप्टाइड आ गई तो टोटल मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब दो मुख्य एग्जांपल लिए जिनमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। पहला एग्जांपल हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन सभी लोग पहचानते हैं, आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसका रोल है O2 बाइंडिंग, ऑक्सीजन कैरी करता है। ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये क्वाटरनरी कैटेगरी का प्रोटीन होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं और उसमें से 2 चेन कहलाती है अल्फा चेन, 2 चेन कहलाती है बीटा चेन। ये चेन के नाम हैं यहाँ अल्फा बीटा, इनका उसके स्ट्रक्चरल फोल्डिंग से मतलब नहीं है। मतलब मैंने यहाँ कहीं अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट नहीं लिखा है,
सो चेन के नाम है, 2 चेन्स आर कॉल्ड अल्फा चेन्स, 2 चेन्स आर कॉल्ड बीटा चेन्स। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड मिलकर हीमोग्लोबिन तैयार होता है। इंसुलिन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन, हार्मोन के रूप में बॉडी में काम कर रहा है। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है जो चेन ए और बी के नाम से जानी जाती है। जब मैं बोलता हूं चेन इस नाम से जानी जाती है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नेमिंग है, ऐसे नहीं है ये ए और बी ऐसे ही रहेगा, कोई एक्स वाई करके इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ये स्टैंडर्ड नेमिंग है। तो इसका मीनिंग हुआ 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ गए किसके, क्वाटरनरी प्रोटीन के। अब मीनिंग बता दिया, एग्जाम्पल बता दिए, बिल्कुल और आसान बनता है क्वेश्चन क्वाटरनरी प्रोटीन का, इजी होता है, बनेगा आराम से। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की कहानी पूरी होगी हमारी प्रोटीन की। अब आ गया क्या, प्रोटीन के फंक्शंस, बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या फंक्शंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी से भी कनेक्ट करते हुए लेंगे और उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे। सबसे पहले लिया एक्ट एज एंजाइम्स। मैंने पहले भी कहा था बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो ज्यादातर एंजाइम है वो किस चीज के बने हुए हैं, प्रोटीन्स के, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स। फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन कहने का मतलब एंजाइम एक मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो किसी चीज से तो बना होगा ना, वो मटेरियल क्या है जिससे एंजाइम बना है, वो प्रोटीन्स है। हमने कहा मोस्ट, मोस्ट क्यों कहा, ऑल क्यों नहीं कहा, पहले बता चुका हूं। क्या आरएनए भी कुछ जगह पर एंजाइम का रोल प्ले कर सकता है, यस। आपको बताया राइबोजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम था राइबोजाइम था, वो आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम था। मतलब 100% एंजाइम प्रोटीन के बने हुए नहीं है, पर मेजॉरिटी किसकी बनी हुई है प्रोटीन्स की। ट्रांसपोर्ट में रोल, सेल मेम्ब्रेन या किसी और अंदर ऑर्गेनेल वगैरह की मेम्ब्रेन के आर पार कई सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो एक रास्ता बनाते हैं, और वो रास्ता ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करता है। हाँ, इसमें दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं, पैसिव एक्टिव दोनों में रोल हो सकता है ट्रांसपोर्ट में। प्रोटीन्स प्रेजेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन में एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम कर सकते हैं मेम्ब्रेन के आर पार। जब हम कहते हैं मेम्ब्रेन के आर पार, तो मेम्ब्रेन के आर पार मतलब इस प्रकार से है, सिंपल भाषा में बात करूं कि अगर सामने दीवार है और वहां पर आपको उसके आर पार जाना है, तो जैसे हमें दरवाजे की जरूरत पड़ती है, ऐसे मेम्ब्रेन के आर पार भी हर मॉलिक्यूल अपने आप नहीं जा सकता। खासकर वो मॉलिक्यूल जो वाटर सोल्यूबल हैं, उनको मेम्ब्रेन आसानी से पार होने नहीं देता है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और उसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया GLUT4। GLUT4 एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है जिसका काम है सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करना। बिल्कुल ये एग्जाम्पल मिस नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी भी लूंगा, अभी इंडिविजुअली लिख रहा हूं इसको। GLUT4 एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है जो ग्लूकोज से बना है, GLU ग्लूकोज, T मतलब ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज। अब 4 क्यों लगाए, मतलब इनमें क्या अलग अलग कैटेगरी होती है प्रोटीन्स में। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं सेल के अंदर, उसके हिसाब से नंबर दिया गया है, हमें नंबर याद ही करना है। GLUT4 एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो सेल के अंदर, धोखा दिया जाएगा, ऐसे लिखेगा ऑप्शन में, ग्लूकोज को सेल के बाहर भेजने का काम करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने का काम करता है, सेल के अंदर लाने का काम करता है। क्योंकि ग्लूट से आप पहचान तो लोगे कि ग्लूकोज की बात हो रही है, लेकिन एग्जामिनर चलाक है, वो ग्लूकोज के 2 ऑप्शन तैयार कर देगा, एक सेल के अंदर आने का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करेगा और एक सेल के बाहर जाने का। तो ये सेल के अंदर आने के लिए है। सेल ग्लूकोज को लॉस क्यों करेगा, सेल करेगा ही नहीं लॉस, सेल के लिए तो वो एनर्जी सोर्स है, आने के बाद भेजेगा नहीं बाहर उसको, तो इसका मतलब ये सेल के अंदर आने के लिए है। फिर पॉइंट आ गया रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर्स क्या है, एक्सप्लेन किया। सेल के सरफेस पर प्रेजेंट ऐसे प्रोटीन्स हैं जो किसी केमिकल इंफॉर्मेशन को जो बाहर से आई है उसको रिसीव करते हैं और सेल के अंदर उसको, उस मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। सम प्रोटीन्स ऑन सेल सरफेस एक्ट एज रिसेप्टर्स, दैट इज दे रिसीव केमिकल इंफॉर्मेशन। कोई ना कोई केमिकल आकर बाइंड करेगा ना रिसेप्टर पर,
और उस मैसेज को सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे जिस फंक्शन से भी वो संबंधित होगा। जैसे अगर हमें स्वाद की हम बात करते हैं, कोई चीज हमें स्मेल है, टेस्ट है, ये सब भी किससे पता चलता है? रिसेप्टर से पता चलता है। और ये रिसेप्टर्स का रोल भी कौन प्ले कर रहे हैं? प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एंटीबॉडीज का। जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर जाए, उनसे फाइट करने का काम भी कौन कर रही है? यही एंटीबॉडीज। और ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की। ये भी बनी हुई है किसकी? प्रोटीन्स की, एंटीबॉडीज। अब आप देखते हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम कितना चर्चा में है कि भाई कोरोना के इन्फेक्शन से कौन बच पाएगा? किसकी बॉडी बच पाएगी? जिसका डिफेंस सिस्टम मजबूत है, एंटीबॉडीज स्ट्रांग है, वो बच पाएगा। इसका मतलब बॉडी के डिफेंस में बहुत बड़ा रोल है। इवन जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन सपोर्टिव रोल प्ले करती है। अगर किसी की बॉडी का अपना डिफेंस कमजोर हो गया, पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं है, तो मेडिसिन कुछ नहीं कर पाएगी। बहुत ही क्रिटिकल रोल है। मेडिसिन का रोल सपोर्टिव है, ये पहला रोल है। ये अगर अवेलेबल नहीं है तो सब फिर सर्वाइवल संभव नहीं है, ऑर्गेनिज्म का, एनिमल मर जाएगा। इसका मतलब इन्फेक्शन से फाइट करने में इतना बड़ा रोल आ गया बॉडी के अंदर प्रोटीन का। स्ट्रक्चरल रोल, क्या बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, ये ढांचा बनाने में रोल है? दो तरीके से बोलूंगा इस रोल को। एक तो कोलेजन के एग्जांपल से। कोलेजन बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन है, एनिमल बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। कोलेजन सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है, मतलब जब हमारे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, उस जगह को भरने के लिए जो मटेरियल तैयार होता है वो मेनली कोलेजन का बना होता है। इसीलिए एनसीईआरटी का पॉइंट लिया है, कोलेजन प्रोटीन इन एनिमल बॉडी फॉर्म्स इंटरसेल्यूलर ग्राउंड टिश्यू। एनसीईआरटी कहता है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड टिश्यू बनाता है कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बहुत स्ट्रक्चरल रोल आ गया ना, स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है। प्रोटीन सेल के भी बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब अगर बाय वेट देखें, वजन के हिसाब से, तो सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा वजन है वो किसका है? प्रोटीन्स का है। तो बाय वेट दे आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा बनाने के, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ढांचा बनाने का, स्ट्रक्चर को तैयार करने का जो मेन जिम्मेदारी है वो भी प्रोटीन्स की है। कोलेजन के बारे में फिर कहा, एनिमल बॉडी के अंदर कोलेजन ही सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। डायरेक्ट पूछा जाता है, ये जूलॉजी में भी पढ़ाया जाता है कि एनिमल बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है? कोलेजन है। स्ट्रेट क्वेश्चंस में, अगेन स्ट्रेट क्वेश्चंस में जो नोट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, पीछा नहीं छोड़ेगा जी बिल्कुल भी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ है रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है जो प्लांट्स में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है क्या पूछा है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ या in all organisms, related to all organisms, then Rubisco. Most abundant protein in animals, collagen. जल्दी नहीं करनी है, यही दो में से आएगा कोई ना कोई। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट याद करने वाले पॉइंट हैं। स्ट्रक्चरल रोल की बात हो गई। फिर यहां पर मैं एनसीईआरटी का ये पॉइंट लूंगा। एनसीईआरटी का टेबल जरा देखेंगे। ये एनसीईआरटी ने टेबल लिया है, इसमें से मैंने भी कुछ हिस्से लिए हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये एनसीईआरटी ने टेबल लिया, कोलेजन के बारे में बात की एनसीईआरटी ने। जो कोलेजन है इसके बारे में डिस्कस किया, वही टर्म मैंने कहा एनसीईआरटी से लिया। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है सेल्स के बीच में। आपका, मेरा मेन टारगेट आपको टेबल पूरा समझ में आना चाहिए। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड टिश्यू पहले बता दिया। एंजाइम की बात की थी मैंने, एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिखा है ट्रिप्सिन का। जो ट्रिप्सिन है ये एक एग्जांपल है, सैकड़ों एग्जांपल कितने आप पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन हो, पेप्सिन हो, सब प्रोटीन के बने हुए हैं। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन के बने हुए हैं। फिर इसके अतिरिक्त आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में आप पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर चलाने के लिए, कोई चाहे हेक्सोकाइनेज हो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो, सब जो कि आप प्लांट फिजियो का पार्ट है उसमें आएंगे। तो ये दुनिया भर के एंजाइम, यहाँ तो केवल एक एग्जांपल है। ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। मैंने फिर बात की थी इंसुलिन की। इंसुलिन हार्मोन का रोल प्ले कर रहा है। बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। फिर एंटीबॉडीज की बात कर दी, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, बॉडी के अंदर हमने कहा बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं, इनसे फाइट करने की जिम्मेदारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम की, जिसका मुख्य भाग एंटीबॉडीज। रिसेप्टर्स की बात की थी। एनसीईआरटी का टेबल कहता है सेंसरी रिसेप्शन, मतलब हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसकी सेंस को रिसीव करना, उस मैसेज को रिसीव करना, वही क्या है? सेंसरी रिसेप्शन है। इसमें स्मेल है, बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई केमिकल, कोई गैस वगैरह जाती है, या खाने की स्मेल है, टेस्ट है। फिर इसके अलग हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे अगर बॉडी के एक हिस्से में कोई हार्मोन बना और उसको बॉडी पर दूसरे हिस्से में इफेक्ट करना है, वर्क करना है, तो जिस हिस्से पर जाकर वर्क करना है उस हिस्से के, उस टिश्यू के, उस ऑर्गन के, सेल के पास रिसेप्टर होना चाहिए ना उसको रिसीव करने के लिए, तभी वो वर्क करेगा। इसलिए यहाँ हार्मोन के रिसेप्टर के रूप में भी, मतलब यहाँ रिसेप्टर और हार्मोन मिलाकर देखना है। तो इसका मतलब हुआ रिसेप्टर फॉर स्मेल, रिसेप्टर फॉर टेस्ट, रिसेप्टर फॉर हार्मोन, ऐसे पढ़ना है। और भी हो सकते हैं बहुत सारे मैसेज है, केमिकल मैसेज, मैंने उसको क्या लिख दिया था? केमिकल इंफॉर्मेशन। ये सब मिलाकर क्या अल्टीमेटली केमिकल इंफॉर्मेशन है। ये एग्जांपल लिया था ग्लूट4 का। एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। एनेबल्स मतलब उसको एबल करना। हाँ, अंग्रेजी ठीक लगानी है। एनेबल का मतलब अनेबल नहीं बता देना है, सही अंग्रेजी लगानी है। मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की एंट्री कराना, ग्लूकोज को एंटर कराने को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ये एनसीईआरटी का टेबल आ गया, कुछ छूटना नहीं चाहिए, अपने आप ही क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये प्रोटीन के फंक्शंस की स्टोरी आ गई पूरी हमारे डिस्कशन में। यहां पर अपने इस डिस्कशन पर हम लोग वापस आ गए। पूरा यहां पर इसके फंक्शंस के बारे में बता दिया। ये सब पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड। अभी थोड़ा और आगे बढ़ा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पुरानी यूज करूंगा, कुछ छोटे मोटे पॉइंट नहीं जोड़ूंगा। प्रोटीन्स को 3 कैटेगरी में बांटा है मैंने। सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। तीनों का मीनिंग आएगा एक एक करके समझ में। जो सिंपल प्रोटीन है वो ऐसे प्रोटीन है जिनमें प्रोटीन के अतिरिक्त और कोई भाग जुड़ा हुआ नहीं है, केवल प्योर प्रोटीन है, ओनली प्रोटीन। और कोई भाग जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिंपल प्रोटीन कहलाता है। ये 2 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं मेन, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस क्या है? स्ट्रेट फाइबर वाले जो प्रोटीन है वो फाइब्रस है। वही अपना पुराना एग्जांपल केराटिन है, कोलेजन है, दोनों पहले भी ले चुका हूं मैं। केराटिन, कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। ग्लोबुलर, ग्लोबुलर क्या बोला था? बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर। जो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर कहलाता है। इसमें एग्जांपल लिया एल्ब्यूमिन का। जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड में भी पाया जाता है, ब्लड एल्ब्यूमिन कहलाता है। एग में भी एल्ब्यूमिन पाया जाता है, स्टोरेज का काम करता है वहां पर, फूड प्रोवाइड करने के लिए, जो एग एल्ब्यूमिन कहलाता है। मतलब ब्लड एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन, ऐसे 2 नाम हो गए। दोनों जगह पर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। फिर इसके बाद इम्यूनोग्लोबिन्स। अब देखना नाम लिखा, पहले तो हम बोल रहे थे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को बनाने वाले प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनो शब्द आया डिफेंस से, इम्यूनो का मतलब होता है डिफेंस, और ग्लोबिन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन। ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन जो बॉडी के डिफेंस में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स।
और वही क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। हीमोग्लोबिन का नाम लिया, नाम में ग्लोबिन आ रहा है, ग्लोबुलर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं अच्छे से फंक्शन, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो ये दो हिस्से आ गए। फिर आए इधर कॉन्जुगेटेड पर। कॉन्जुगेटेड में ध्यान देना है किस चीज पर, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो है जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसा भाग भी पाया जाएगा जो नॉन प्रोटीन है। नाम से क्लियर होगा तुरंत, जैसे फॉस्फोप्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया और पाए जा रहे हैं किसमें, मिल्क में। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एग्जांपल है। मेटलोप्रोटीन हीमोग्लोबिन, जैसे ही दोबारा इधर हीमोग्लोबिन का नाम लिया तो आप कहेंगे इधर भी हीमोग्लोबिन था, इधर भी हीमोग्लोबिन, क्या मतलब, कारण अलग अलग है। इधर हीमोग्लोबिन के होने का कारण है उसकी शेप ग्लोबुलर, इधर हीमोग्लोबिन के होने का कारण है कि यहां पर आयरन प्लस ग्लोबिन है, आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन है। तो मेटलोप्रोटीन हो गया ना, ये मेटल जुड़ गया ना साथ में, तो इसका मतलब लॉजिकल अलग अलग है। क्या दोनों का एग्जांपल हो सकता है हीमोग्लोबिन? बिल्कुल, वो ग्लोबुलर का भी एग्जांपल है और वो मेटलोप्रोटीन का भी एग्जांपल है, लॉजिक अलग अलग है। ये अभी टेबल पूरा नहीं हुआ है, चर्चा आगे जाएगी, डिराइव्ड आगे डिस्कस करूंगा, ध्यान से देख लेंगे और भी इनके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट बताऊंगा। अभी ये समरी लिखी है, इतना मिनिमम याद रहना चाहिए, मतलब ये नेसेसरी है। जैसे एल्ब्यूमिन का पॉइंट जो है ये एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ये तो सब एनसीईआरटी से रिलेटेड ही चल रहा है। ये फॉस्फोर मेटालो थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, पर हमने बहुत बेसिक एग्जांपल लिए हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। इसी टेबल को आगे लेकर आया, सिंपल वाला हिस्सा खाली छोड़ा है, मतलब ये पहले डिस्कस हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं है। कॉन्जुगेटेड में अभी और मसाला था, वो इधर लिखा हुआ है। कॉन्जुगेटेड वाले प्रोटीन्स में और एग्जांपल यहां पर हमने लिए। उस टेबल की चर्चा यहां आगे आ गई हमारी, उस टेबल में, क्योंकि उधर स्टोरी पूरी नहीं हुई थी हमारी। सिंपल प्रोटीन्स में ग्लोबुलर वाले में और एग्जांपल लिए, फाइब्रस वही पूरा हो गया, वो दोबारा नहीं लिखा है। ग्लोबुलर वाले में अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल हिस्टोन्स। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं दे एसोसिएट विद डीएनए इन यूकैरियोट्स। EUK लिखा है, मतलब क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के डीएनए के साथ एसोसिएट होते हैं हिस्टोन, जो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। फिर व्हीट में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन व्हीट का प्रोटीन है। देखो वैसे तो व्हीट में काफी मात्रा में स्टार्च होता है, पर ऐसा नहीं समझना है कि व्हीट में प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन भी होता है। ग्लूटेलिन आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, व्हीट में जो, जैसे अगर आटा गूंथते हैं, आटा को गूंथते हैं, उसकी नीडिंग करते हैं फ्लोर की, तो उसमें आपको एक लचीलापन नजर आता है। आपसे पूछेगा ये जो लचीलापन है ये किसके कारण है, यही आंसर बनता है, इसी प्रोटीन के कारण है, ग्लूटेलिन के कारण ही वो आटे में भीगने के बाद, गीला होने के बाद वो लचीलापन नजर आता है, ये प्रोटीन उसका कारण है। फिर कॉन्जुगेटेड में और एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल लिया क्रोमोप्रोटीन। ये केवल नाम बदल के रखने का तरीका है, ये और कुछ नहीं है, मेटलो ही है। क्रोमो वर्ड रिलेटेड होता है कलर से, कलर आएगा किसके कारण, यहाँ पर मेटल के कारण, तो मेटल के कारण आ रहा है, वही क्रोमोप्रोटीन है। एक नया एग्जांपल ले दिया साइटोक्रोम्स, जो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में पढ़ेंगे, जो मेटल प्लस प्रोटीन के मिलाकर बने होते हैं, ये मेटलोप्रोटीन ही है। इवन हीमोग्लोबिन में भी कलर आ रहा है, वो भी अल्टीमेटली क्या है, क्रोमोप्रोटीन भी है वो, तो ये और कुछ नहीं है, नया नाम है केवल। डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में उधर कुछ भी नहीं कहा था, जो कुछ डिस्कशन है वो यहां पर है। डिराइव कैसे हुए, दो तरीके हैं, या तो जो पुराना प्रोटीन है उसका पार्शियल डाइजेशन कर दो, बाय पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो नॉर्मल प्रोटीन है उसके पार्शियल डाइजेशन से डिराइव होगा, वो डिराइव्ड प्रोटीन कहलाएगा। और ये नाम याद रखना है, पेप्टोन्स। क्या कहलाते हैं ये, पेप्टोन्स कहलाते हैं, इससे डिराइव हुए, ये पार्शियल डाइजेशन से बने हुए प्रोटीन्स हैं डिराइव्ड प्रोटीन की कैटेगरी में। या फिर डीनेचुरेशन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन।
आप कहेंगे क्या प्रोटीन के डीनेचुरेशन से भी कुछ प्रोटीन बन जाएगा? बन जाएगा, बॉडी बनाती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर आप देखते हैं ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, और अगर कहीं कट लग जाए, उसका क्लॉट जमाने की जरूरत हो, थक्का जमाने की जरूरत हो, तो क्लॉटिंग के समय पर ये फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होता है किसमें? फाइब्रिन में। हाँ, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, विटामिन के टाइप और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जमा कौन रहा है, किस चीज, क्या मटेरियल जम रहा है? दैट इज फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बॉडी अपने काम के हिसाब से पहले उसको उसने एक ऐसी फॉर्म में रखा हुआ है जो ब्लड के अंदर घुला हुआ घूम रहा है ब्लड में, और जब जरूरत पड़ी तो जमा दिया, क्या बना दिया? फाइब्रिन बना दिया। ये सब जो कैटेगरीज है मैंने यहाँ पर प्रोटीन्स की ले ली। मतलब सिंपल प्रोटीन जिसमें केवल प्रोटीन है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, दो हिस्से फाइब्रस एंड ग्लोबुलर एग्जाम्पल दिए। कॉन्जुगेटेड में मेनली दो चीजें याद रखनी है आपको। प्रोटीन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हमने कहा फॉस्फेट के साथ जुड़ गया फॉस्फोप्रोटीन, मेटल के साथ जुड़ गया मेटलोप्रोटीन, वही क्रोमोप्रोटीन भी है। फिर इसके बाद इधर डिराइव्ड में आ गई, ये अच्छा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है डिराइव्ड की। और क्या पॉइंट आए प्रोटीन में? जो आखिरी हिस्सा प्रोटीन का ले रहा हूं वह है प्रोटीन का डीनेचुरेशन। अभी बात भी की हमने डीनेचुरेशन की, वो तो बॉडी के अपने नॉर्मल फंक्शन की थी। और भी हम डीनेचुरेशन देखते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिससे प्रोटीन जम जाए, कोगुलेट हो जाए। प्रोटीन कोगुलेट हो जाए, जम जाए एक प्रेसिपिटेट जैसे स्ट्रक्चर के रूप में, तब ये क्या कहलाएगा? प्रोटीन डीनेचर हो गया। अब प्रोटीन डीनेचर के डेली लाइफ से एग्जांपल देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। तो एक तो डीनेचुरेशन का कारण हो सकता है हाई टेम्परेचर, बहुत कॉमन। हाई टेम्परेचर से प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक्सेसिव टेम्परेचर देंगे, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो वो जम जाएगा, क्योंकि वो जिस रूप में पहले था वैसे नहीं रह पाएगा। सबसे आसान एग्जांपल लिया एग की बॉइलिंग का। अंडे के अंदर प्रोटीन है, लेकिन जब वो नॉर्मल अंडा था तो उसके अंदर आप देखते हैं कि वो एक तरल, एक लिसलसा लिक्विड पदार्थ भरा रहता है अंडे के अंदर। लेकिन जब आपने उसको उबाल दिया तो उबलने के बाद तो वो जम गया अंडे के अंदर का प्रोटीन। तो एग की बॉइलिंग एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है किसका? जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, प्रोटीन के डीनेचुरेशन होने का। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अब वो खाने के भी योग्य प्रोटीन नहीं है। बॉडी को तो उससे क्या चाहिए? बॉडी को चाहिए उससे अमाइनो एसिड, उसको तोड़ के निकाल लेगा। हाँ, अब वो वर्क नहीं कर सकता, पर वो अभी भी न्यूट्रिशन की सोर्स हो सकता है। अब वो वर्क नहीं कर सकता। प्रोटीन डीनेचर होने के बाद अपना फंक्शन लॉस्ट कर देता है। जो वो फंक्शन पहले करता, अब वो फंक्शन करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नहीं बचा उसका। दूसरा फैक्टर आता है चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच से भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रभावित होगा। आप देख रहे हैं कि इससे भी कोगुलेशन हो जाएगा। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर पीएच का भी प्रभाव है, टेम्परेचर का भी प्रभाव है। अगेन डेली लाइफ का एग्जांपल लिया, आपने दूध से दही जमाने के लिए क्या किया? उसमें थोड़ी बैक्टीरिया की सोर्स डालने के लिए पुरानी दही का हिस्सा डाल दिया, जिसको आप अंग्रेजी में इनोक्युलम और आप हिंदी में क्या जामन बोलते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब तो वो जमने के लिए जो डाला वो जामन कहलाता है। और खाने वाला जामुन नहीं, फल वाले जामुन की बात नहीं हो रही है। जामुन अलग है और जामन अलग है। हाँ, संभाल की भाषा भी नहीं है। तो कर्ड बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं? जब वो दूध के अंदर ग्रो करेंगे और ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो अंदर पीएच बदल जाएगी। पीएच बदल जाएगी तो अंदर के प्रोटीन जम जाएंगे, और प्रोटीन जम जाएंगे तो उसी से क्या बन जाएगी? दही बन जाएगी। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेली लाइफ के एग्जांपल लिए हैं। अभी भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल प्रोवाइड करेगा, लेकिन अब ये कोई एंजाइमेटिक फंक्शन वगैरह यदि कोई इसके हिस्से रहे हो तो वो करने की एबिलिटी नहीं है। फिर यहां इसी से रिलेटेड और दो पॉइंट आए। प्रोटीन्स में हैव डिफरेंट थर्मोस्टेबिलिटी। मतलब क्या हर प्रोटीन के डीनेचर होने का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा है? ना, उसकी थर्मोस्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकती है।
मीन्स देयर डीनेचुरेशन टेम्परेचर में बी डिफरेंट, उनका जो डीनेचुरेशन टेम्परेचर है वो अलग होगा। हाँ, आसपास हो सकता है। बहुत कम ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके डीनेचुरेशन टेम्परेचर हाई हैं, वो कहलाते हैं थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स। थर्मोस्टेबल प्रोटीन पता चला 80 डिग्री पर जाकर डीनेचर हो रहे हैं। अदरवाइज तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उनका हमारी बॉडी के टेम्परेचर के आप ऊपर जाएंगे 37-40 पार करेंगे, वो डीनेचर होने की कगार पर आ जाते हैं, और ज़्यादा 50 पार किया तो डीनेचर हो जाते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन्स के डीनेचुरेशन का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। प्रोटीन डीनेचुरेशन इज परमानेंट, बड़ा रेगुलरली पूछा गया पॉइंट है ये। प्रोटीन डीनेचुरेशन इज परमानेंट और इरिवर्सिबल। परमानेंट और इरिवर्सिबल है, क्या मीनिंग हुआ? एक बार डीनेचर होने के बाद आप प्रोटीन को दोबारा उस रूप में नहीं ला सकते, पॉसिबल नहीं है। मतलब अंडे को उबालने के बाद आप ठंडा करके सोचे कि ये दोबारा वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उबल गया तो उबल गया, जम गए प्रोटीन, अब ये दोबारा उस फॉर्म में नहीं आएंगे, उस फॉर्म में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये हमने पूरी ये प्रोटीन की सारी कहानी जान ली, सारी स्टोरी आपको ये प्रोटीन की पूरी हो गई है। अगेन एनसीईआरटी के भी पॉइंट लिए हैं, टेबल इंपॉर्टेंट था वो दिखा दिया है। हाँ, एनसीईआरटी ने बड़ा सीमित भाग दिया है, लेकिन हमने उसको फुल एलेबोरेट किया है, सब आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये चिंता नहीं बचेगी क्वेश्चन क्या आएगा, सब कहानी कवर की है, वो सब पॉइंट्स आपके आएंगे। हाँ, एक नोट बताना चाहूंगा, पीछे नाम आया था, एक नाम आया था ब्लड एल्ब्यूमिन का। ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो ब्लड एल्ब्यूमिन है इसका रोल क्या है? इसका काम है मेंटेन्स बीसीओपी। बीसीओपी है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। हायर क्लासेस में आपके एमबीबीएस में आप लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। बीसीओपी भी याद रहा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ब्लड में भी अपने पानी कितना आएगा, कितना बाहर जाएगा, कितना प्रेशर रहेगा, इसको मेंटेन करने में प्रोटीन भी रोल प्ले कर रहा है। बाकी दूसरे सोडियम वगैरह तो है ही, आयंस तो है ही, प्रोटीन भी रोल प्ले कर रहा है। इसी को बोलते हैं ब्लड एल्ब्यूमिन रोल प्ले करता है बीसीओपी में। आया था ना हमारे यहाँ टेबल में, ये आया था ना एल्ब्यूमिन, यहाँ इतना स्पेस नहीं था, इसको यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है बीसीओपी वगैरह, तो यहाँ तो मैंने मेन एग्जांपल दिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, आखिरी में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है ये सारा, डीनेचुरेशन वगैरह एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। मेरा आपसे जो बार बार कहना है वो यही है, ध्यान से इसको सुनना है, पूरे को पढ़ना है, कुछ बचेगा नहीं। मेरी जिम्मेदारी सारी सही जानकारी देना, आपकी जिम्मेदारी जानकारी को इधर लाना। हाँ, भेजे में कोई कॉपी किताब, कोई फोन वीडियो, कोई नहीं जाता है एग्जाम देने। एग्जाम देने जाता है भेजा, यहाँ चाहिए मटेरियल, इधर लाना है पूरे मटेरियल को। प्रोटीन का डिस्कशन समाप्त होने के बाद बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में जो अगला हिस्सा आता है हमारे डिस्कशन में, वो है लिपिड्स का या फैट्स का। कॉमन लैंग्वेज में इन्हीं को फैट्स बोल देते हैं। लिपिड थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, कोई ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं है। डेली लाइफ में भी आप ऐसे कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम कहते हैं जो घी तेल है, ये सब क्या है, ये लिपिड की कैटेगरी में आने वाले कंपाउंड हैं। फिर बॉडी में अंदर काम करने वाले और भी कंपाउंड जो आप डेली लाइफ में नहीं देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनका भी डिस्कशन इस हिस्से में आएगा लिपिड फैट की कैटेगरी में। सबसे पहले इनके बेसिक पॉइंट जानते हैं। दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, मतलब ये पानी में घुलते नहीं है। नॉन पोलर कंपाउंड का जो नेचर होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मैंने कहा घी तेल आप डेली लाइफ में देखते हैं, पानी में नहीं घुलेगा, आप पानी में डाल भी देंगे तो उसकी ड्रॉप अलग बन जाएगी, डिसॉल्व नहीं होगा। जब हम कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड तो ऑब्वियसली इसके पीछे केमिस्ट्री है, केमिकल कारण है, पर हमें मेनली क्या है, बायोलॉजी वाले हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देना है।
आप नॉन पोलर की डिटेल फिर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। यहां पर ये पानी में नहीं घुलेगा, हमारे लिए ये बेसिक पॉइंट आ गया। दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अगेन थोड़ी केमिस्ट्री की सहायता ली। पानी में नहीं घुलेगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाएगा, बिल्कुल, जैसे एसीटोन वगैरह है, क्लोरोफॉर्म वगैरह है, उनमें घुल जाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं जिनके अंदर ये लिपिड्स या फैट्स घुल जाते हैं। लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट लार्जर देन अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल कौन थे, चैप्टर में पढ़े आपने, ग्लूकोज माइक्रोमोलिक्यूल था, अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल था, लेकिन ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के क्या बना लिया था आपने, स्टार्च सेल्यूलोज। स्टार्च सेल्यूलोज क्या बन गए, मैक्रो। अमाइनो एसिड माइक्रो, अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बना दिया प्रोटीन। प्रोटीन क्या, मैक्रो, मैक्रोमोलिक्यूल। अब लिपिड किस कैटेगरी में, लिपिड ग्लूकोज या अमाइनो एसिड जैसे दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल से तो बड़ा है, पर इतना बड़ा नहीं है कि मैक्रो कहला सके। कोई स्टार्च बड़ा इतना मॉलिक्यूल नहीं है, ये कोई सेलुलोज जितना बड़ा फाइबर नहीं है। तो इसका मतलब दे आर इन कैटेगरी ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल बट लार्जर देन अदर माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल से बड़े हैं। ये सब बेसिक पॉइंट चल रहे हैं लिपिड्स के बारे में। दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स, मैंने कहा ना, ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के स्टार्च बना दिया, सेल्यूलोज बना दिया, या अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना दिया, तो क्या लिपिड जोड़ जोड़ के कुछ पॉलीमर बना पाएंगे ना, लिपिड के पॉलीमर नहीं बनते। बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिपिड के पॉलीमर्स नहीं बनते। दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, डायरेक्टली यूज होने वाला पॉइंट, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। कैलोरी से बना हुआ वर्ड है, मतलब ये ज्यादा कैलोरी मतलब ज्यादा एनर्जी देने की एबिलिटी रखते हैं। मीनिंग क्या है, पर ग्राम में जो एनर्जी रिलीज होती है, 1 ग्राम लिपिड कितनी एनर्जी देगा, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। एनर्जी इन पर ग्राम, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है, मतलब बाकी जो आप एनर्जी के लिए कंपाउंड यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उनसे ज्यादा है। तुलना तुरंत आएगी कितनी ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू अगर देखें तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की तुलना करें तो 2 गुने का अंतर है जी, 2:1 आ रहा है। मतलब लिपिड्स की कैलोरीफिक वैल्यू डबल है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, 1 ग्राम लिपिड में जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी रिलीज करता है, 1 ग्राम लिपिड वजन में बराबर है, 1 ग्राम लिपिड उससे 2 गुनी एनर्जी रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल आ रही है। डबल से भी इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही होती है, पॉइंट में आता है, लेकिन आप डबल याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके फायदे हैं, बॉडी को फायदे दिखेंगे। फैट्स और लिपिड्स आर सुटेबल स्टोरेज कंपाउंड्स, ये सुटेबल स्टोरेज कंपाउंड होते हैं एनिमल की बॉडी में। एनिमल क्यों, खासकर देखो, प्लांट ने तो अपनी बॉडी में सेल्यूलोज स्टार्च भर के रखा है, कार्बोहाइड्रेट ही वो ज्यादातर स्टोर करता है। कुछ ही प्लांट में आप देखते हैं जो ऑयल वाले सीड होते हैं, उसमें भी सीड में स्टोरेज, कुछ सनफ्लावर मस्टर्ड वगैरह में। अदरवाइज प्लांट में ज्यादातर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट का, जबकि एनिमल बॉडी में स्टोरेज फैट का, एनिमल बॉडी में स्टोरेज फैट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल बॉडी जो स्टोर कर रही है वो फैट कर रही है। क्या हमारी बॉडी में भी स्टोरेज था कार्बोहाइड्रेट का? यस, ग्लाइकोजन लीवर में, मसल्स में बताया था, लेकिन वो अमाउंट बहुत सीमित है, वो बहुत कम अमाउंट है। मतलब हम जो खाना खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, चावल खाएं, गेहूं खाएं और दूसरे कार्बोहाइड्रेट लें, चॉकलेट खाएं, मीठा खाएं, सब कार्बोहाइड्रेट है। पर बॉडी क्या करेगी इसको, बॉडी क्या इसको मेनली कार्बोहाइड्रेट में जमा करती रहेगी ना, बॉडी इसको फैट में कन्वर्ट करती है, क्योंकि यही सूटेबल स्टोरेज है। किस लिए? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू डबल है। अगर कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर किया जाता तो वजन 2 गुना होता, उतनी ही एनर्जी स्टोर करने के लिए वजन 2 गुना, फैट में उतनी ही एनर्जी स्टोर करने के लिए वजन उससे आधा। इट मींस एनिमल की बॉडी में वजन कम बना रहे, स्टोरेज से ज्यादा वजन ना बढ़ जाए, क्योंकि एनिमल को तो भागना दौड़ना है ना, जंगल में जानवर है, शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अब प्लांट को तो कहीं नहीं जाना है, कुछ स्टोर कर दो,
लेकिन एनिमल की मूवमेंट है, मूवमेंट तभी अच्छी रहेगी जब वजन सीमित रहेगा उसका। तो इस कारण से आप देखो नेचर कितना इंटेलिजेंट है कि एनिमल में कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता तो वजन और डबल हो जाता जी। वजन कम बना रहे इसके लिए मेन स्टोरेज कंपाउंड हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, फैट्स लिमिटेड वेट में ही स्टोरेज कर देता है, सीमित वजन में ही बेहतर स्टोरेज करने का काम करता है। फिर इसके अतिरिक्त मैंने कहा ना कि इधर इधर ये फैट जमा हो गया, फैट जमा हो गया। लिपिड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कोई चीज लग गई तो इससे कुछ लग गया तो क्या होगा, ये फैट ही उसको हैंडल कर लेगा, ये फैट ही उसको हैंडल कर लेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत जाकर लीवर में छेद हो गया, ऐसे नहीं है। तो जो उसको सीधी चोट नहीं लगेगी, इंटरनल ऑर्गन्स को चोट लगने से बचाता है। और इसी को कहने का तरीका शॉक एब्जॉर्बर। कोई झटका बाहर से लगता है तो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है लिपिड। मैं और कहता हूं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट बोलता हूं लाइफ का। जैसे अगर आप गिर गए और नीचे कोहनी लग गई, कोहनी नीचे लग गई, एल्बो नीचे लग गई आपकी, तो बहुत चोट लगेगी, झंझनाहट आ जाएगी तुरंत। चलते फिरते कहीं किसी कोने में भी एल्बो लग जाती है ना तो झंझनाहट आ जाती है पूरी। लेकिन अगर आप को ऐसे गिरने के बजाय, कोहनी लगने के बजाय पीछे गिर गए और हिप्स नीचे लगे, कुछ चोट नहीं लगेगी। बिकॉज देयर आर लिपिड्स स्टोरेज, फैट स्टोरेज एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। जंगल में जानवर दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, शिकार करने के लिए दौड़ रहा है, तो अब उसमें पर्टिकुलरली क्योंकि ये जो हिप वाला जॉइंट होता है ना, मैंने कहा ना दौड़ रहा है, बॉडी की मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी भागते दौड़ते गिरने में इस एंगल पर गिर सकता है, जंगल में दौड़ता हुआ जानवर, चोट लग सकती है। ह्यूमन बींग्स के मामले में भी अब यहाँ पर अगर हिप जॉइंट डिस्टर्ब हो गया, पूरी बॉडी की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस हिप जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना जो फैट स्टोरेज है नेचर ने यहाँ पर किया है। मतलब नेचर बेवकूफ नहीं है, वो अपने हिसाब से उसने पूरा बॉडी स्ट्रीमलाइन करके बनाया है। शॉक एब्जॉर्बर के रूप में लिपिड को यूज किया गया है ताकि अंदर जो ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, उनको सीधी चोट नहीं लगे। फिर कहीं कहीं लिपिड डिपोजिशन कम है, कारण है नीज है, एल्बो है, मूवमेंट भी तो लाना है ना। पता चला सारे में ही जमा कर दिया जी, पूरे को फैट से घेर दो, चोट नहीं लगेगी। अरे तो जाएगा भी तो कहीं नहीं, तो जॉइंट्स को खाली भी तो रखना पड़ेगा, मूवमेंट भी तो करानी है। फिर इसके बाद फैट डिपोजिशन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस। ये आपका इकोलॉजिकल पॉइंट है, बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करने में सहायता करता है। बिल्कुल। फैट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फैट्स जो है हीट के बैड कंडक्टर है, तो इनके आर पार हीट आसानी से नहीं जाती है। जो बिल्कुल पतला दुबला इंसान होगा उसकी बॉडी की हीट लॉस होगी, सर्दी के मौसम में तुरंत सर्दी लग जाएगी, उसको एकदम कांप जाएगा। लेकिन जिसकी बॉडी में फैट थोड़ा ठीक जमा है तो वो आसानी से सर्दी से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बॉडी की हीट मेंटेन्ड है, बॉडी से हीट आसानी से लॉस नहीं हो रही है। ये सब बहुत बढ़िया डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद यहां इनके टाइप्स आ गए लिपिड्स के। सबसे पहली कैटेगरी आ गई न्यूट्रल लिपिड्स की या फैट्स की। ये जो न्यूट्रल लिपिड्स है ये किससे बने हुए हैं? इसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ग्लिसरॉल और एक कंपोनेंट है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन का एल्कोहलिक कंपाउंड है, CH2OH CHOH CH2OH, जिसको एनसीईआरटी, बायो के एनसीईआरटी में भी वो केमिकल नेम से लिखता है यहाँ पर ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन वाले के लिए वो प्रोपेन एल्कोहलिक कंपाउंड ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना ये, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड एक लॉन्ग कार्बन चेन का ग्रुप होता है जिसमें एसिडिक नेचर होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो लॉन्ग कार्बन चेन का जो ग्रुप है वो फैटी एसिड है। मतलब अगर आप कहें, जैसे आप लिखते हैं केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड है जी CH3COH, ये तो 2 कार्बन का हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूं CH3 CH2 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 और यहां पर लिख दिया इकट्ठा ही मैंने 12 बार, मतलब 12 बार CH2 CH2 ही आ रहा है और आखिरी में जाकर चेन पर COH एसिडिक ग्रुप आ गया।
तो इतनी लंबी कार्बन चेन जिसमें बहुत बार, एक बार CH3 आने के बाद वो तो वैलेंसी पर है, किनारे पर CH3 आएगा और आगे CH2 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 की चेन चले जा रही है और आखिरी में आकर ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया COH। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं फैटी एसिड। ये लिखा है लॉन्ग कार्बन चेन एसिडिक कंपाउंड, ये क्या है? फैटी एसिड है। इन दोनों को जोड़ के क्या तैयार होगा? इनसे ग्लिसराइड तैयार होगा। जो फैट तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? वो ग्लिसराइड कहलाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल बेसिक। ग्लिसराइड तैयार होगा। अब ये ग्लिसराइड बनता हुआ देख लो, ये लिया ग्लिसरॉल, इस ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है। ये एक लॉन्ग कार्बन चेन फैटी एसिड, देखो पलट के लिखा है, चूंकि रिएक्शन कार्बोक्सिल ग्रुप से करना है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप इधर लिखा है मैंने, ये और कुछ नहीं है, वही COOH है। और ये कार्बन चेन यानी है क्या लिखा है? CH2N टाइम्स, मतलब लंबी कार्बन चेन है, बार बार CH2 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 रिपीट हो रहा है, आखिरी में जाकर उधर CH3। ये कार्बन चेन दिखाई है पूरी, और पूरा कंपाउंड क्या है? फैटी एसिड है। ये रिएक्ट करेगा इस अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, जिसका परिणाम क्या होगा? इस अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करने पर ये -H2O डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। इस -H2O डिहाइड्रेशन रिएक्शन से क्या रिजल्ट आया? यहां पर ये इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी और कार्बन की ये वैलेंसी खाली होगी और ये जुड़ गए आपस में। अल्कोहलिक और एसिडिक ग्रुप के बीच में डिहाइड्रेशन रिएक्शन से जो बॉन्ड बनता है, केमिस्ट्री कहती है वो बॉन्ड क्या बनता है? कहलाता है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड तैयार हो गया। ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जुड़े, 1 Fa किसको लिखा है? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जुड़ जाए, ये कंपाउंड कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। क्या कहलाएगा? मोनोग्लिसराइड। खूब ध्यान से देख लो, पूरा एकदम सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिया है। सब एनसीईआरटी की कहानी यूज कर रहा हूं, बस ये कि एनसीईआरटी ने बना के नहीं दिखाया है, नाम सबके लिए। मोनोग्लिसराइड की बात की एनसीईआरटी ने, मैंने बनाकर दिखाया। ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ग्लिसरॉल फैटी एसिड बॉन्डेड थ्रू एस्टर बॉन्ड। केमिस्ट्री कहती है अल्कोहलिक और एसिडिक ग्रुप के बीच में रिएक्शन होने पर जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, एस्टर कंपाउंड बनेगा। और ये बॉन्ड एस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक फैटी एसिड जुड़ा है, अभी और OH है, और भी जोड़ा जा सकता है, अभी एक जोड़ा है। ये कंपाउंड क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है मोनोग्लिसराइड। अब मैंने और एग्जांपल ले लिया, सीधा ट्राई पे गया हूं। अगर 2 जोड़ता वो तो सिंपल है, डाइग्लिसराइड। तीनों पर जोड़ दिया तो ट्राइग्लिसराइड। अब एक बनाकर दिखाया, जैसे वो जुड़ा था वैसे ही ये बाकी चेन जुड़ेंगी। यहां पर इस वाले जो पुराना OH था उस पर फैटी एसिड जुड़ गया, फैटी एसिड जुड़ गया। ये सब क्या है? एस्टर बॉन्ड्स हैं। सब क्या है? एस्टर बॉन्ड्स हैं। एस्टर बॉन्ड्स के थ्रू कौन कौन जुड़े हुए हैं? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जोड़ दिए तो कंपाउंड क्या है? ट्राइग्लिसराइड बन गया। बस मैंने बीच में डाई नहीं बनाया, अगर इस एक को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? डाइग्लिसराइड हो जाएगा। और सीधे 3 दिखा दिए। ट्राई क्यों दिखाया? इसका महत्व ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हम जो खाने में फैट लेते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड ही सबसे कॉमन फैट है, मोस्ट कॉमन फैट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे भोजन में जो फैट हम लेते हैं, हमने कहा कोई घी तेल की बात की, तो उसमें कौन सी प्रकार के फैट सबसे कॉमन है? एंड दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड ही कॉमन है। ये पॉइंट जो 2 बार आपको समझाया है, यही लिया लिखा है। रिएक्शन बिटवीन OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड। ये आपके सामने, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड बनता है इससे। तो ये ट्राइग्लिसराइड तैयार हो गया। मतलब ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जोड़ा, मोनोग्लिसराइड। 2 जोड़ोगे डाइग्लिसराइड, 3 जोड़ोगे ट्राइग्लिसराइड। इसी की थ्योरी लिखी आगे। ये एकदम साधारण पॉइंट समझा दिया पहले ही। When 2 or 3 fatty acids are associated with glycerol, then they form di and triglyceride respectively. 2 जोड़ोगे तो डाइग्लिसराइड और 3 जोड़ोगे तो ट्राइग्लिसराइड।
इफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैटी एसिड, FA मतलब फैटी एसिड, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैटी एसिड देन कॉल्ड मिक्स्ड ग्लिसराइड, मतलब यहां देख लो ये आपका ट्राइग्लिसराइड है। अगर ये फैटी एसिड अलग अलग हो जाए, मतलब 3 फैटी एसिड है ना, इनका नेचर अलग हो, ये अलग प्रकार का फैटी एसिड, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का फैटी एसिड, इनके टाइप अलग हो जाएं, तब ये ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड तो रहेगा तब भी, लेकिन तब ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ग्लिसराइड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाएगा ग्लिसराइड के साथ, क्या, मिक्स्ड ग्लिसराइड, यही कहा है यहां पर, तब ये मिक्स्ड ग्लिसराइड बन जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ग्लिसराइड्स का, तो बॉडी क्या करती है, डीएस्टरिफिकेशन, ये वर्ड पूछा जाता है, डीएस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बॉन्ड तोड़ा जाता है। तो हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होगा तो फैट के डाइजेशन का अर्थ है ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को तोड़कर अलग कर दो, ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को तोड़कर अलग कर दो, यही क्या होता है, डाइजेशन होता है इसका, मतलब एस्टर बॉन्ड हाइड्रोलाइज्ड, एस्टर बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ग्लिसरॉल अलग और फैटी एसिड अलग, जो जोड़ के बनाए थे उनको तोड़ दो। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे केवल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तोड़कर अलग किए हैं, फैटी एसिड को और अधिक तोड़ा नहीं है, यही डाइजेशन है, यही क्या है, फैट्स का, ग्लिसराइड्स का क्या है, डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहां इससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्या पॉइंट कहता है, जरा वो देख लेते हैं। ये बीच में सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह कई बच्चे देख रहे होंगे कि इसका डिस्कशन नहीं आया, आएगा अपने नंबर पे आएगा। मेरी सीक्वेंस है कि बच्चे को किस हिसाब से चीजें समझ में आती हैं, तो मैं अपनी सीक्वेंस के हिसाब से चलता हूं, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कवर होंगी, कोई चीज छूटेगी नहीं। ये पॉइंट्स प्रोटीन के हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ दिखेगा, बहुत छोटे में एनसीईआरटी कवर कर देता है, ढूंढना पड़ता है इसको, बुक में ढूंढने में और इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ ध्यान देंगे क्या क्या कहा एनसीईआरटी ने, फैटी एसिड्स आर, अब मैंने क्या अभी फैटी एसिड का डिटेल नहीं लिया, फैटी एसिड का डिटेल लूंगा मैं, इसने नाम दे रखे हैं, इनसे नहीं घबराना है, पाल्मिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, सबका फुल डिटेल बताऊंगा। मैंने लिया है पहले आगे का हिस्सा, फैटी एसिड का डिटेल में उसके बाद लूंगा। ये क्या कहता है जो मैंने अभी पढ़ाया उस पर ध्यान देंगे। फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, कहने का मीनिंग क्या बनता है कि इसका मतलब जैसे हमने जोड़ के दिखाया एस्टर बॉन्ड के थ्रू, एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाएंगे। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और एंड ट्राइग्लिसराइड, इसका मतलब ये मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, लूंगा आगे मेल्टिंग पॉइंट का हिस्सा भी। ऑयल तरल रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और जबकि जो घी वगैरह है वो जम जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर उसके बाद यहां पर आकर कहता है फॉस्फोरस वगैरह के बारे में बात करता है, इनका आएगा डिटेल डिस्कशन आगे आएगा, ये हमारे डिस्कशन में आएगा, पूरे की पूरी कहानी आएगी डिस्कशन में, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कशन के अंदर लेंगे।
जब एनसीईआरटी यहां से कहता है लिपिड्स आर जनरली इनसोल्यूबल, दे कुड बी सिंपल फैट्स। अब ये फैटी एसिड के बारे में बात कर दी। केवल यहां पर जो एक पॉइंट है जिससे संभल कर चलना है वो है जब एनसीईआरटी ऐसा कहता है कि ये जो ग्लिसरॉल है वो अकेला एक फैट है, अकेला जो ग्लिसरॉल है वो फैट नहीं है। मतलब ये एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि ग्लिसरॉल तो पानी में घुलेगा, ग्लिसरॉल तो पानी के अंदर घुलेगा, इसलिए ग्लिसरॉल को अकेले को फैट कंसीडर नहीं करना है, ऐसा एनसीईआरटी मेंशन करता है। हाँ, जब वो फैटी एसिड के साथ जुड़ जाएगा तब वो फैट बनाएगा। और क्या कैटेगरीज हैं फैट्स की वो भी आगे डिस्कशन में आएंगी।